आपका बगीचा कैसे बढ़ता है? हाउ डज योर गार्डन ग्रो? पहली बार अमेरिका में लेडीज होम जर्नल जून 1935 में प्रकाशित हुई थी और फिर द स्ट्रैंड में अगस्त 1935 में। पहला भाग। हरक्यूल पॉयरो ने अपने पत्र को अपने सामने एक व्यवस्थित ढेर में रखा। उन्होंने सबसे ऊपर वाले पत्र को उठाया, पते को कुछ पल के लिए देखा, फिर एक छोटे से पेपर नाइफ की मदद से, जो उन्होंने विशेष रूप से नाश्ते की मेज पर रखा था, लिफाफे की पीठ को चीर दिया और अंदर के कागज निकाले। लिफाफे के भीतर एक और लिफाफा था, जिसे सावधानी पूर्वक बैंगनी मोम से बंद किया गया था और जिस पर लिखा गया था, निजी और गोपनीय। हरक्यूल पॉयरो के अंडाकार सिर पर बोहे हल्की सी उठी। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, पेशेंस, और फिर से छोटे पेपर नाइफ का उपयोग किया। इस बार लिफाफे से एक पत्र निकाला, जो कांपती और नुकीली लिखावट में लिखा गया था। कई शब्दों को भारी रूप से रेखांकित किया गया था। हरक्यूल पॉयरो ने पत्र खोला और पढ़ा। पत्र के शीर्ष पर फिर से लिखा था, निजी और गोपनीय। दाएं और पते के रूप में लिखा था, रोज बैंक, चार्मन ग्रीन, बक्स, और तारीख थी 21 मार्च। प्रिय मिस्टर पॉयरो, मुझे आपके बारे में मेरे एक पुराने और प्रिय मित्र ने बताया है, जो हाल ही में मेरी चिंता और परेशानी को समझता है। हालांकि इस मित्र को असली हालत की जानकारी नहीं है। उन्हें मैंने पूरी तरह से खुद तक सीमित रखा है, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से निजी है। मेरे मित्र ने मुझे भरोसा दिलाया है कि आप गोपनीयता का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, और यदि मेरी आकांक्षा सही साबित होती है, तो पुलिस के मामले में उलझने का डर नहीं रहेगा, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। लेकिन ये भी संभव है कि मैं पूरी तरह से गलत हूँ। पिछली सर्दियों में एक गंभीर बीमारी के परिणाम स्वरूप और अनिद्रा से पीड़ित होने के कारण मैं खुद चीजों की जांच करने के लिए स्पष्ट दिमाग की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे पास न तो साधन है, न ही क्षमता। दूसरी ओर, मुझे एक बार फिर ये दोहराना होगा कि ये एक बहुत ही नाजुक पारिवारिक मामला है और कई कारणों से मैं इसे गुप्त रखना चाहूंगी। अगर मुझे तथ्यों का आश्वासन मिल जाता है, तो मैं स्वयं ही इसे संभाल सकती हूँ और इसे स्वयं संभालना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस बिंदु पर खुद को स्पष्ट कर दिया है। यदि आप इस जांच को करने का कार्य करेंगे, तो कृपया उपरोक्त पते पर मुझे सूचित करें। आपकी सच्ची, एमिलिया बैरोबी। पॉयरो ने पत्र को 2 बार पढ़ा। एक बार फिर उनकी बोहें हल्की सी उठी। फिर उन्होंने इसे एक तरफ रखा और ढेर के अगले लिफाफे की ओर बढ़े। सटीक 10 बजे वे उस कमरे में पहुंचे जहां उनकी गोपनीय सचिव मिस लेमन अपने दिन के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रही थी। मिस लेमन, जो 48 वर्ष की थी और साधारण दिखावट वाली थी, का सामान्य प्रभाव ऐसा था जैसे हड्डियों का ढेर बेतरतीब ढंग से फेंक दिया गया हो। उन्हें व्यवस्था का इतना जुनून था, जो लगभग पॉयरो के समान था, और यद्यपि वे सोचने में सक्षम थी, वे तभी सोचती जब उनसे कहा जाता। पॉयरो ने उन्हें सुबह के पत्राचार सौंपे। कृपया मैडम, इनमें से सभी को सही ढंग से अस्वीकार करने वाले उत्तर लिखे। मिस लेमन ने विभिन्न पत्रों पर नजर डाली और प्रत्येक पर एक कोड के अनुसार चिन्हित किया। इन चिन्हों को केवल वे ही समझ सकती थी। कुछ चिन्ह थे, चिकनी चुपड़ी बात, झटका, मुस्कान, कट आदि। ये करने के बाद उन्होंने सिर हिलाया और आगे के निर्देशों के लिए देखा। पॉयरो ने उन्हें एमिलिया बैरोबी का पत्र दिखाया। उन्होंने उसे डबल लिफाफे से निकाला, ध्यान से पढ़ा और प्रश्नवाचक दृष्टि से ऊपर देखा। हाँ मुझे पॉयरो, उनकी पेंसिल शॉर्ट हैंड पैड के ऊपर मंडरा रही थी। इस पत्र के बारे में तुम्हारा क्या विचार है मिस लेमन? मिस लेमन ने हल्की झुंझलाहट के साथ पेंसिल नीचे रखी और पत्र को फिर से पढ़ा। पत्र की सामग्री मिस लेमन के लिए केवल उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी कि उसका उपयुक्त उत्तर कैसे दिया जाए।
कभी-कभी उनके नियोक्ता उनसे उनकी आधिकारिक क्षमताओं के बजाय मानवीय क्षमताओं की अपील करते थे। ये बात मिस लेमन को थोड़ी खटकती थी। वह लगभग एक परिपूर्ण मशीन थी, पूरी तरह से और शानदार ढंग से सभी मानवीय मामलों में अनिच्छुक। उनके जीवन का असली जुनून एक ऐसी फाइलिंग प्रणाली का निर्माण करना था जो अन्य सभी फाइलिंग प्रणालियों को महत्वहीन बना दे। वह रात में ऐसे सिस्टम के सपने देखती थी। फिर भी हरक्यूल पोयरो अच्छी तरह जानते थे कि मानवीय मामलों में मिस लेमन पूरी तरह से समझदारी दिखाने में सक्षम थी। तो उन्होंने पूछा, बुजुर्ग महिला, मिस लेमन ने कहा, काफी परेशान लगती है। आ, उसके अंदर चिंता का तूफान उठा हुआ है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मिस लेमन, जो मानती थी कि पोयरो ब्रिटेन में इतने समय से रह रहे हैं कि यहाँ के आम बोलचाल के शब्द समझ सके, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने लिफाफे पर एक सरसरी नजर डाली। बहुत गोपनीय मामला, उन्होंने कहा, और आपको कुछ भी नहीं बताता? हाँ, हरक्यूल पोयरो ने कहा, मैंने ये देखा। मिस लेमन का हाथ एक बार फिर आशा से शॉर्टहैंड पैड पर मंडराने लगा। इस बार हरक्यूल पोयरो ने प्रतिक्रिया दी। उसे लिखो कि मैं किसी भी समय उनसे मिलने का सम्मान करूंगा जो वो सुझाए, जब तक कि वह यहाँ मुझसे परामर्श करना पसंद न करे। पत्र टाइप मत करना, हाथ से लिखना। जी पोयरो। हरक्यूल पोयरो ने पत्राचार निकाला। ये बिल है। मिस लेमन ने कुशल हाथों से उन्हें जल्दी से छांटा। इनमें से सबका भुगतान कर दूंगी सिवाय इन दो के। ये दो क्यों? इनमें कोई गलती नहीं है। ये वो फर्म है जिनसे आपने अभी-अभी लेन-देन शुरू किया है। खाता खोलने के बाद तुरंत भुगतान करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे आप क्रेडिट प्राप्त करने के लिए योजना बना रहे हैं। आह, पोयरो बुदबुदाए। मैं ब्रिटिश व्यापारियों के बारे में तुम्हारे श्रेष्ठ ज्ञान को नमन करता हूँ। उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे न पता हो, मिस लेमन ने गंभीरता से कहा। दूसरा भाग। मिस एमिलिया बेरोबी को पत्र ठीक से लिखा और भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हरक्यूल पोयरो ने सोचा, शायद बुजुर्ग महिला ने अपने रहस्य को खुद ही सुलझा लिया। फिर भी उन्हें हल्की सी हैरानी हुई कि ऐसे मामले में उन्होंने शिष्टतापूर्वक के लिखने की जहमत क्यों नहीं उठाई कि उनकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं। 5 दिन बाद सुबह के निर्देश प्राप्त करने के बाद मिस लेमन ने कहा, वह मिस बैरोबी जिन्हें हमने लिखा था, जवाब न आने का कारण स्पष्ट है। वह अब नहीं रही। हरक्यूल पोयरो ने बहुत धीरे से कहा, आ, नहीं रही? ये एक सवाल से अधिक एक उत्तर जैसा लगा। मिस लेमन ने अपने हैंडबैग से अखबार की एक कटिंग निकाली। ये मैंने ट्रेन में देखा और इसे फाड़ लिया। हालांकि पोयरो ने मन ही मन में इस बात की सराहना की कि मिस लेमन ने फाड़ने के शब्द का उपयोग किया, लेकिन उन्होंने इसे कैंची से साफ सुथरा काटा था। उन्होंने अखबार की घोषणा पढ़ी जो मॉर्निंग पोस्ट के जन्म, मृत्यु और विवाह अनुभाग से ली गई थी। 26 मार्च को अचानक रोजबैंक चार्मन ग्रीन में एमिलिया जेन बेरोबी अब नहीं रही। फूल नहीं लाने की प्रार्थना। पोयरो ने इसे दोबारा पढ़ा। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, अचानक। यदि आप कृपया एक पत्र लिखें मिस लेमन। पेंसिल हवा में तैरने लगी। फाइलिंग सिस्टम की बारीकियों पर विचार करते हुए मिस लेमन ने तेज और सटीक शॉर्टहैंड में लिखा, प्रिय मिस बेरोबी, मुझे आपसे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन जैसा कि मैं शुक्रवार को चार्मन ग्रीन के आसपास रहूंगा, मैं आपसे मिलने आऊंगा और आपके पत्र में वर्णित मामले पर अधिक चर्चा करूंगा। आपका आदि। कृपया इस पत्र को टाइप करें और यदि इसे तुरंत पोस्ट किया जाए तो ये आज रात चार्मन ग्रीन पहुंच जाएगा। अगली सुबह दूसरी डाक से एक काले किनारे वाला लिफाफा आया। प्रिय महोदय, आपके पत्र के उत्तर में मेरी मौसी मिस बैरोबी 26 तारीख को स्वर्गवासी हो गई, इसलिए आपके द्वारा उल्लेखित मामला अब महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी डेला फोंटेन। हरक्यूल पोयरो ने खुद से मुस्कुराया। अब महत्वपूर्ण नहीं है? ये तो हम देखेंगे। चार्मन ग्रीन के लिए आगे बढ़ो। रोजबैंक एक ऐसा घर था
जो अपने नाम के अनुरूप लग रहा था, और ये बात उसके वर्ग और प्रकार के अधिकांश घरों के बारे में नहीं कही जा सकती थी। हरक्यूल पोयरो मुख्य दरवाजे की ओर जाने वाले रास्ते पर चलते हुए रुके और उन्होंने रास्ते के दोनों ओर सजे हुए खूबसूरत फूलों के बिस्तरों को सराहना भरी नजरों से देखा। गुलाब के पौधे जो साल के आगे के समय में अच्छे फूल देने का वादा कर रहे थे, और अभी वहां डाइफोडिल, शुरुआती ट्यूलिप और नीले हाइसिंथ खिले हुए थे। आखिरी फूलों की क्यारी को आंशिक रूप से सीपीओ से सजाया गया था। पोयरो ने अपने आप से बुदबुदाया। मुख्य दरवाजा खुला और केप और एप्रन पहने एक छोटी साफ सुथरी नौकरानी थोड़ी संकोच के साथ उस दृश्य को देख रही थी, जिसमें एक भारी मूछों वाले विदेशी सज्जन खुद से बगीचे में बात कर रहे थे। पोयरो ने शालीनता से अपनी टोपी उतारी और उससे कहा, क्षमा करें, लेकिन क्या यहाँ मिस अमीलिया बैरो भी रहती है? छोटी नौकरानी ने हैरान होकर कहा, ओ साहब, क्या आपको पता नहीं? उनका देहांत हो गया। बहुत अचानक हुआ, मंगलवार की रात। वह थोड़ी झिझकी, दो तीव्र भावनाओं के बीच बटी हुई। पहली एक विदेशी पर अविश्वास, और दूसरी अपने वर्ग की उस भावना की सुखद अनुभूति जो बीमारी और मृत्यु के विषय पर विस्तार से चर्चा करना पसंद करती है। आपने मुझे हैरान कर दिया, हरक्यूल पोयरो ने कहा। हालांकि ये पूरी तरह सत्य नहीं था। मेरी आज उस महिला से मुलाकात थी। हालांकि शायद मैं यहाँ रहने वाली दूसरी महिला से मिल सकता हूँ। छोटी नौकरानी थोड़ी असमंजस में दिखी। मालकिन, खैर, आप शायद उनसे मिल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किसी से मिलेंगे या नहीं। वो मुझसे मिलेगी, पोयरो ने कहा और उसे अपना कार्ड दिया। उनके आदेश भरे लहजे का असर हुआ। गुलाबी गालों वाली नौकरानी पीछे हट गई और पोयरो को दालान के दाहिनी ओर बैठक कक्ष में ले गई। फिर कार्ड हाथ में लेकर वह अपनी मालकिन को बुलाने चली गई। हरक्यूल पोयरो ने चारों ओर देखा। ये एक पूरी तरह से साधारण ड्राइंग रूम था। हल्के भूरे रंग की दीवारें, ऊपर एक बॉर्डर, अनिश्चित डिजाइन के कपड़े, गुलाब के रंग के कुशन और पर्दे, बहुत सारे चीनी मिट्टी के खिलौने और सजावट। कमरे में कुछ भी ऐसा नहीं था जो अलग से नजर आए, जो एक निश्चित व्यक्तित्व की घोषणा करे। अचानक पोयरो, जो बहुत संवेदनशील थे, उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। वह पलटे। फ्रेंच खिड़की के प्रवेश द्वार पर एक लड़की खड़ी थी, छोटी, सावली, काले बालों वाली और शक भरी आंखों के साथ। वह अंदर आई। जैसे ही पोयरो ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया, वह फट पड़ी। आप यहाँ क्यों आए? पोयरो ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी बोहें उठाई। आप वकील है ना? उसकी अंग्रेजी अच्छी थी, लेकिन कोई भी उसे अंग्रेज नहीं समझ सकता था। मैं वकील क्यों हूँ, मैडमोजेल? लड़की ने सख्त नजरों से उन्हें देखा। मुझे लगा शायद आप वकील हैं। मुझे लगा शायद आप कहने आए हैं कि वो नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है। मैंने ऐसी बातें सुनी है। उसके ऊपर प्रभाव डाला गया था। क्या ऐसा नहीं कहते? लेकिन ये सही नहीं है। वो चाहती थी कि पैसा मुझे मिले, और मुझे मिलेगा। अगर जरूरी हुआ तो मैं अपना वकील खुद रखूंगी। पैसा मेरा है। उन्होंने इसे लिख दिया है और ऐसा ही होगा। उसने गुस्से में अपने जबड़े को जोर से कस लिया। दरवाजा खुला और एक लंबी महिला अंदर आई और कहा, कैटरीना। लड़की सिमट गई, लाल हो गई, कुछ बुदबुदाई और खिड़की से बाहर चली गई। पोयरो ने उस नए आगमन की ओर रुख किया, जिसने केवल एक शब्द कहकर प्रभावी ढंग से स्थिति को संभाल लिया। उसकी आवाज में अधिकार था, तिरस्कार था और अच्छी तरह से पनपा हुआ व्यंग का एक हल्का स्पर्श। पोयरो ने तुरंत समझ लिया कि ये घर की मालकिन है, मेरी डेला फोंटेन। मिस्टर पोयरो, मैंने आपको लिखा था, शायद आपको मेरा पत्र नहीं मिला। अफसोस मैं लंदन के बाहर था। ओ, समझा, इसीलिए। मुझे अपना परिचय देना चाहिए। मेरा नाम डेला फोंटेन है। ये मेरे पति है। मिस बैरो भी मेरी चाची थी। मिस्टर डेला फोंटेन इतने चुपचाप आए कि उनके आगमन का किसी को पता ही नहीं चला।
वह एक लंबे कद के, धूसर बालों वाले और अस्पष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनकी ठुड्डी को बार बार छूने की एक घबराहट भरी आदत थी। वह बार बार अपनी पत्नी की ओर देखते और यह स्पष्ट था कि किसी भी बातचीत में पहल करने की उम्मीद उनसे ही थी। मुझे खेद है कि मैं आपके शोक के बीच उपस्थित हुआ, हरक्यूल पोयरो ने कहा। मुझे पूरा एहसास है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मिसेस डेला फोंटेन ने कहा। मेरी चाची का मंगलवार शाम को निधन हो गया। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था। बहुत अप्रत्याशित, मिस्टर डेला फोंटेन बोले। बहुत बड़ा झटका। उनकी नजरें उस खिड़की पर टिकी थी जहां से विदेशी लड़की गायब हुई थी। मुझे माफ करें, हरक्यूल पोयरो ने कहा, और अब मैं वापस जाता हूँ। वह दरवाजे की ओर कदम बढ़ा ही रहे थे। एक मिनट रुकिए, मिस्टर डेला फोंटेन बोले। आप आपका चाची अमेलिया के साथ अपॉइंटमेंट था, आपने कहा। बिल्कुल। शायद आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं, उनकी पत्नी ने कहा, अगर हम किसी भी तरह से मदद कर सके। ये एक निजी मामला था, पोयरो ने कहा। मैं एक जासूस हूँ, उन्होंने साधारण तौर पर जोड़ा। मिस्टर डेला फोंटेन ने उस चीनी मिट्टी की मूर्ति को गिरा दिया जिसे वह हाथ में लिए हुए थे। उनकी पत्नी उलझन में दिखी। एक जासूस और आपकी चाची के साथ अपॉइंटमेंट थी। ये कितना असाधारण है। वह घूरने लगी। क्या आप हमें थोड़ा और कुछ नहीं बता सकते, मिस्टर पोयरो? ये तो बहुत अजीब लगता है। पोयरो कुछ क्षण के लिए चुप रहे। उन्होंने अपने शब्द को सावधानी से चुना। मेरे लिए ये तय करना कठिन है, मैडम, कि मुझे क्या करना चाहिए। सुनिए, मिस्टर डेला फोंटेन बोले, उन्होंने रूसियों का तो जिक्र नहीं किया है ना? रूसियों? हाँ, आप जानते हैं, बोल्शेविक, रेड्स, इस तरह की बातें। बेवकूफी मत करो, हेनरी, उनकी पत्नी ने कहा। मिस्टर डेला फोंटेन झेप गए। माफ कीजिए, मैं तो बस सोच रहा था। मेरी डेला फोंटेन ने साफ साफ पोयरो की ओर देखा। उनकी आंखें बहुत नीली थी, फॉरगेट मी नॉट फूलों की तरह। अगर आप हमें कुछ भी बता सकते हैं, मिस्टर पोयरो, तो मैं चाहूंगी कि आप ऐसा करें। मेरे पास ऐसा पूछने का कारण है। मिस्टर डेला फोंटेन घबराए हुए दिखे। सावधान रहना, प्रिय। हो सकता है इसमें कुछ भी न हो। एक बार फिर उनकी पत्नी ने केवल एक नजर से उन्हें शांत कर दिया। खैर, मिस्टर पोयरो, धीरे धीरे गंभीरता से हरक्यूल पोयरो ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने इसे स्पष्ट खेद के साथ हिलाया, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। फिलहाल, मैडम, उन्होंने कहा, मुझे डर है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने झुककर प्रणाम किया, अपनी टोपी उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ गए। मेरी डेला फोंटेन उनके साथ दालान तक आई। दरवाजे पर उन्होंने रुककर उनकी ओर देखा। आप अपने बगीचे को पसंद करती है, ऐसा लगता है, मैडम। हाँ, मैं बगीचे में समय बिताती हूँ। जे वो फू में कॉम्प्लेमो। उन्होंने एक बार फिर झुककर प्रणाम किया और गेट की ओर चले गए। जैसा ही वह गेट से बाहर निकले और दाईं ओर मुड़े, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और दो छवियां दर्ज की। पहली पहली मंजिल की खिड़की से झांकता हुआ एक पीला चेहरा और दूसरी सीधी और सैनिक जैसी मुद्रा में सड़क की दूसरी ओर घूमता हुआ एक आदमी। हरक्यूल पोयरो ने खुद से कहा, यहाँ इस छेद में एक चूहा है। अब बिल्ली को कौन सी चाल चलनी चाहिए? उनके फैसले ने उन्हें सबसे नजदीकी पोस्ट ऑफिस पहुंचाया। वहां उन्होंने 2 टेलीफोन कॉल किए। परिणाम संतोषजनक प्रतीत हुआ। फिर वह चार्मन ग्रीन पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े, जहां उन्होंने इंस्पेक्टर सिम्स के बारे में पूछा। इंस्पेक्टर सिम्स एक बड़े, भारी भरकम और खुश मिजाज व्यक्ति थे। मिस्टर पोयरो, उन्होंने कहा, मैंने सोचा था, अभी अभी चीफ कांस्टेबल का आपके बारे में फोन आया था। उन्होंने कहा कि आप यहाँ आएंगे। आइए मेरे ऑफिस में चलिए। दरवाजा बंद कर इंस्पेक्टर ने पोयरो को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। खुद दूसरी कुर्सी पर बैठ गए और अपनी आंख पर तीव्र नजर डाली। आप तो बहुत ही जल्दी पहुंच गए, मोजियो पोयरो। रोज बैंक मामले के बारे में आप हमसे मिलने आ गए,
जबकि हमें अभी पता भी नहीं चला कि ये एक मामला है। आपको इस पर शक कैसे हुआ? पॉयरो ने वह पत्र निकाला जो उन्हें मिला था और इंस्पेक्टर को दिया। इंस्पेक्टर ने इसे ध्यान से पढ़ा। दिलचस्प, उन्होंने कहा। मुसीबत यह है कि इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। काश वह इसे थोड़ी और स्पष्टता के साथ लिखती। इससे अब हमें मदद मिलती, या फिर मदद की जरूरत ही नहीं होती। आपका मतलब? शायद वह जिंदा होती। आप इतना आगे तक कैसे सोचते हैं? मुझे लगता है कि आप गलत नहीं हो सकते। इंस्पेक्टर, कृपया मुझे तथ्य बताएं। मैं कुछ भी नहीं जानता। ये बताना आसान है। मंगलवार रात डिनर के बाद बुजुर्ग महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बहुत डरावनी स्थिति, ऐंठन, झटके और पता नहीं क्या क्या। डॉक्टर को बुलाया गया। जब तक वह पहुंचे, महिला की मौत हो चुकी थी। शुरू में यही लगा कि ये दौरे से हुई मौत है, लेकिन डॉक्टर को स्थिति कुछ ठीक नहीं लगी। उन्होंने इधर उधर घुमा फिरा कर बात की, लेकिन ये साफ कर दिया कि वह डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। परिवार के लिए मामला वही तक सीमित है। वे पोस्टमार्टम के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। डॉक्टर ने तुरंत हमें जानकारी दी। उन्होंने और पुलिस सर्जन ने साथ में ऑटोप्सी की और परिणाम में कोई संदेह नहीं है। बुजुर्ग महिला की मौत स्ट्रिक्नीन की भारी खुराक से हुई है। आहा, बिल्कुल सही। ये बड़ा ही घिनौना काम है। सवाल यह है कि ये जहर उन्हें किसने दिया? मौत से ठीक पहले ही इसे दिया गया होगा। पहले तो ये विचार आया कि ये उन्हें डिनर में उनके खाने के साथ दिया गया, लेकिन साफ तौर पर वह बात टिकती नहीं। उन्होंने आर्टिचोक सूप, जो ट्यूरियन से परोसा गया था, फिश पाई और एप्पल टार्ट खाया था। मिस बैरोबी, मिस्टर डेला फोंटेन और मिसेस डेला फोंटेन। मिस बैरोबी के पास एक नर्स अटेंडेंट थी, एक अर्ध रूसी लड़की, लेकिन उसने परिवार के साथ नहीं खाया। उसे वो बचा हुआ खाना दिया गया जो डाइनिंग रूम से आया। एक नौकरानी भी है, लेकिन उस रात उसकी छुट्टी थी। उसने सूप स्टोव पर छोड़ा था, फिश पाई ओवन में, और एप्पल टार्ट ठंडा था। तीनों ने वही खाना खाया, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि स्ट्रिक्निन को किसी के गले से इस तरह नीचे उतारा जा सकता है। ये इतना कड़वा होता है कि डॉक्टर ने बताया कि 1000 में से एक घोल में भी इसका स्वाद महसूस किया जा सकता है। कॉफी? कॉफी थोड़ा मुमकिन है, लेकिन बुजुर्ग महिला कभी कॉफी नहीं पीती थी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हाँ, ये एक बड़ी बाधा लगती है। उन्होंने खाने के साथ क्या पिया? पानी। और भी मुश्किल। ये सच में उलझाने वाला है ना? क्या उनके पास काफी पैसे थे? मुझे लगता है कि वह काफी संपन्न थी। बेशक हमें अभी सटीक जानकारी नहीं मिली। डेला फोंटेन परिवार की स्थिति काफी खराब है, जितना मैं समझ सकता हूँ। वह बुजुर्ग महिला घर के खर्च में मदद करती थी। पॉयरो हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो आप डेला फोंटेन परिवार पर शक कर रहे हैं, लेकिन किस पर? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे उनमें से किसी एक पर खास तौर पर शक है, लेकिन मामला यही है। वे उसके केवल नजदीकी रिश्तेदार हैं और उसकी मौत से उन्हें अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। इसमें कोई शक नहीं। हम सभी जानते हैं कि इंसानी स्वभाव कैसा होता है। कभी कभी अमानवीय। हाँ, ये बहुत सही बात है। और वह बुजुर्ग महिला ने और कुछ खाया या पिया? असल में वोइला, मुझे लगा था कि आपके पास कुछ ऐसा है जो आप छुपा रहे हैं। सूप, फिश पाई, एप्पल टार्ट, बेतुकी की बातें। अब हम असली मामले पर आते हैं। मुझे नहीं पता कि इसे असली मामला कह सकते हैं या नहीं, लेकिन बात यह है कि वह महिला खाने से पहले एक कैशे लेती थी। आप जानते हैं, न गोली न टैबलेट। वह चावल के कागज की बनी चीज जिसमें अंदर पाउडर होता है। पाचन के लिए एकदम सुरक्षित चीज। उत्तम। कैशे को स्ट्रिक्निन से भरकर बाकी के बीच बदल देना बहुत आसान है।
वह पानी के साथ गले से नीचे उतर जाती है और इसका स्वाद महसूस नहीं होता। ये तो सही है। दिक्कत ये है कि वह कैशे लड़की ने दिया था। रूसी लड़की? हाँ, कैथरीना रीगर। वह मिस बैरोबी के लिए एक तरह की सहायिका और नर्स थी। मिस बैरोबी उसे काफी काम करवाती थी। ये लाओ, वो लाओ, मेरी पीठ मलो, मेरी दवा दो, केमिस्ट के पास जाओ, ऐसी ही चीजें। आप जानते हैं, बूढ़ी महिलाओं का स्वभाव कैसा होता है। वे दयालु होने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें असल में किसी गुलाम जैसे सहायकों की जरूरत होती है। पॉयरो मुस्कुराए। और यही है मामला। इंस्पेक्टर सिम्स ने बात आगे बढ़ाई। ये चीज फिट नहीं बैठती। लड़की ने उसे जहर क्यों दिया होगा? मिस बैरोबी की मौत के बाद वह लड़की बेरोजगार हो जाएगी और नौकरी मिलना आसान नहीं है। उसने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है। फिर भी पॉयरो ने सुझाव दिया, अगर कैशे का डिब्बा यूं ही रखा गया हो तो घर में कोई भी मौका पा सकता था। बिल्कुल, हम जांच कर रहे हैं। धीरे धीरे। आप समझ रहे हैं ना? ये डिब्बा आखिरी बार कब बनाया गया, कहाँ रखा गया? धैर्य और मेहनत से ये रहस्य सुलझ जाएगा। और फिर मिस बैरोबी के वकील है, मैं कल उनसे मिलूंगा, बैंक मैनेजर से भी। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पॉयरो खड़े हुए। एक छोटी सी गुजारिश इंस्पेक्टर सिम्स, आप मुझे इस मामले की प्रगति के बारे में खबर देंगे। मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। ये रहा मेरा फोन नंबर। बिल्कुल मोज़ियो पॉयरो, दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। और वैसे भी आपको इसमें शामिल होना चाहिए, खासकर जब आपको वह पत्र मिला था। आप बहुत दयालु हैं इंस्पेक्टर। पॉयरो ने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया और वहां से चले गए। अगले दिन दोपहर उन्हें फोन पर बुलाया गया। क्या मिस्टर पॉयरो बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर सिम्स यहाँ। जिस मामले में आप और मैं रुचि रखते हैं, उसमें चीजें अब रोचक होती जा रही है। सचमुच? मुझे बताइए कृपया। तो पहली बात, और ये बड़ी बात है, मिस बैरोबी ने अपनी भतीजी के लिए एक छोटी सी वसीयत छोड़ी है, लेकिन बाकी सब कुछ कैथरीना के नाम किया है। ये लिखा है कि ये उसकी दयालुता और देखभाल के लिए है। इससे पूरा मामला बदल जाता है। पॉयरो के दिमाग में तेजी से एक तस्वीर उभरी। एक गुस्से से भरा चेहरा और एक भावुक आवाज कह रही थी, पैसा मेरा है, उसने इसे लिखा है और ये मेरा होगा। वसीयत कैथरीना के लिए कोई नई बात नहीं होगी। वह पहले से इसके बारे में जानती थी। दूसरी बात, इंस्पेक्टर सिम्स की आवाज जारी रही, कैशी को केवल कैथरीना ने ही छुआ था। क्या आपको इसका पक्का यकीन है? लड़की ने खुद इससे इनकार नहीं किया। इस पर आप क्या सोचते हैं? ये बेहद दिलचस्प है। हमें केवल एक और चीज चाहिए, ये सबूत कि स्ट्रिक्निन उसके पास कैसे आया। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तक आपको सफलता नहीं मिली? मैंने अभी शुरुआत की है। आज सुबह ही जांच शुरू हुई। उसमें क्या हुआ? एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया। और वह युवती कैथरीना? मैंने उसे शक के आधार पर हिरासत में लिया है। कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। हो सकता है उसके कुछ दोस्त हो उसकी मदद करने की कोशिश करे। नहीं, पॉयरो ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उसके कोई दोस्त हैं। सच? आप ऐसा क्यों कहते हैं मिस्टर पॉयरो? ये मेरा सिर्फ एक विचार है। और कोई बातें जैसा आप इसे कहते हैं? कुछ भी ऐसा नहीं जो खास रूप से प्रासंगिक हो। मिस बैरोबी ने हाल ही में अपने शेयरों के साथ छेड़छाड़ की थी। शायद अच्छी खासी रकम गंवा दी हो। ये थोड़ा अजीब मामला है एक तरह से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका मुख्य मुद्दे से कोई संबंध है। कम से कम फिलहाल तो नहीं। नहीं, शायद आप सही कह रहे हैं। खैर, मेरे प्रति आपका आभार। ये आपका बहुत दयालु स्वभाव है कि आपने मुझे फोन किया। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। मैं समझ गया था कि आपको इसमें रुचि है। कौन जाने आप अंत में मेरी मदद कर सके। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ये आपकी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं लड़की कैटरीना के किसी मित्र का पता लगा सकूं।
मैंने तो सुना था कि आपने कहा था उसका कोई दोस्त नहीं है। इंस्पेक्टर सिम्स ने आश्चर्य से पूछा। मैं गलत था, हरक्यूल पोयरो ने कहा। उसका एक दोस्त है। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कोई और सवाल पूछे, पोयरो ने फोन रख दिया। गंभीर चेहरे के साथ वह उस कमरे में गए जहां मिस लेमन टाइपराइटर पर काम कर रही थी। उनकी उपस्थिति पर मिस लेमन ने अपने हाथ कीबोर्ड से हटा लिए और सवालिया नजर से उन्हें देखा। मुझे तुमसे एक छोटी सी कहानी समझनी है, पोयरो ने कहा। मिस लेमन ने अपने हाथ गोद में रख लिए, जैसे वह किसी कठिन काम के लिए तैयार हो रही हो। उन्हें टाइपिंग करना, बिल भरना, फाइलिंग करना और अपॉइंटमेंट दर्ज करना पसंद था, लेकिन काल्पनिक स्थितियों में खुद को देखना उनके लिए उबाऊ था। फिर भी वह इसे एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार करती थी। तुम एक रूसी लड़की हो, पोयरो ने शुरुआत की। जी हाँ, मिस लेमन ने अत्यंत ब्रिटिश अंदाज में कहा। तुम इस देश में अकेली और बेसहारा हो। तुम्हें रूस लौटने की इच्छा नहीं है। तुम एक बूढ़ी महिला की परिचारिका और नर्स की तरह काम करती हो। तुम मृदुभाषी और आज्ञाकारी हो। जी हाँ, मिस लेमन ने आज्ञाकारी स्वर में कहा, लेकिन वह किसी भी बूढ़ी महिला के प्रति मृदु भाव रखने की कल्पना नहीं कर सकती थी। वह बूढ़ी महिला तुम्हें पसंद करने लगती है। वह तय करती है कि अपनी जायदाद तुम्हें देगी। वह तुम्हें ये बात बता देती है। पोयरो रुके। मिस लेमन ने फिर से कहा, जी हाँ। और फिर वह बूढ़ी महिला कुछ पता लगाती है, शायद पैसे से जुड़ी कोई बात। उसे लगता है कि तुम उसके साथ ईमानदार नहीं हो, या शायद ये और भी गंभीर हो, कोई दवा का स्वाद बदल गया हो या कोई खाना जिसने उसकी तबीयत बिगाड़ दी हो। वह तुम्हारे बारे में शक करने लगती है और एक मशहूर जासूस को चिट्ठी लिखती है। मतलब सबसे मशहूर जासूस को, मुझे। मैं उससे मिलने वाला होता हूँ और तभी जासूस के आने से पहले वह बूढ़ी महिला मर जाती है और जायदाद तुम्हें मिल जाती है। बताओ, क्या ये तुम्हें तर्कसंगत लगता है? पूरी तरह तर्कसंगत, मिस लेमन ने कहा। कम से कम एक रूसी लड़की के लिए। व्यक्तिगत रूप से मैं कभी किसी के साथी के रूप में काम नहीं करूंगी। मुझे अपने कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित चाहिए और निश्चित रूप से मैं किसी की हत्या करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। पोयरो ने गहरी सांस ली। मुझे अपने मित्र हेस्टिंग्स की बहुत याद आती है। उसकी कल्पना शक्ति कमाल की थी। उसका रोमांटिक दिमाग। ये सच है कि वह हमेशा गलत कल्पना करता था, लेकिन वह भी अपने आप में एक मार्गदर्शन था। मिस लेमन चुप रही। वह अपने सामने रखे टाइप किए गए कागज को देखती रही। तो तुम्हें ये तर्कसंगत लगता है? पोयरो ने विचार करते हुए कहा। क्या आपको नहीं लगता? मुझे डर है, शायद मुझे भी लगता है, पोयरो ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फोन बजा और मिस लेमन उसे उठाने के लिए कमरे से बाहर चली गई। वह लौटकर बोली, इंस्पेक्टर सिम्स फिर से है। पोयरो जल्दी से फोन के पास गए। हेलो हेलो, आप क्या कह रहे हैं? सिम्स ने अपना बयान दोहराया। हमने लड़की के कमरे में गद्दे के नीचे स्ट्रिक्निन का पैकेट पाया है। अभी अभी सार्जेंट खबर लेकर आया। मेरा ख्याल है ये मामला लगभग सुलझ गया है। हाँ, पोयरो ने कहा, मुझे भी लगता है कि मामला सुलझ गया। उनकी आवाज में अचानक आत्मविश्वास झलकने लगा। फोन रखकर वह अपनी लिखने की मेज के पास बैठ गए और उस पर पड़ी चीजों को यांत्रिक तरीके से ठीक से लगाने लगे। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ थी। मुझे ये महसूस हुआ। नहीं, महसूस नहीं, ये कुछ ऐसा था जो मैंने देखा था। चलो छोटे ग्रे सेल्स, ध्यान लगाओ, विचार करो। क्या सब कुछ तार्किक और सही था? वह लड़की, उसका पैसे के लिए उतावलापन, मैडम डेला फोंटेन, उसका पति, उसका रूसियों पर दिया सुझाव, मूर्खतापूर्ण, लेकिन वह खुद मूर्ख है। वह कमरा, वह बगीचा। हाँ, वह बगीचा। वह तुरंत सीधे हो गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। वह उठे और पास वाले कमरे में गए। मिस लेमन, क्या आप जो कर रही है उसे छोड़कर मेरे लिए एक जांच करेंगी? जांच, मिस्टर पोयरो? मुझे डर है मैं इसमें बहुत अच्छी नहीं हूँ।
पॉयरो ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आपने एक बार कहा था कि आप व्यापारियों के बारे में सब जानती है। बिल्कुल, मिस लेमन ने आत्मविश्वास से कहा। तो ये मामला सरल है। आपको चारमन ग्रीन जाना है और एक मछली विक्रेता का पता लगाना है। मछली विक्रेता? मिस लेमन ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, वह मछली विक्रेता जिसने रोजबैंक को मछली की आपूर्ति की थी। उसे ढूंढकर आप उससे एक सवाल पूछेंगी। उन्होंने एक कागज का टुकड़ा उन्हें थमा दिया। मिस लेमन ने उस पर लिखी बात को बिना किसी दिलचस्पी से पढ़ा, फिर सिर हिलाया और टाइपराइटर का ढक्कन बंद कर दिया। हम चारमन ग्रीन साथ चलेंगे, पॉयरो ने कहा। आप मछली विक्रेता के पास जाएंगी और मैं पुलिस स्टेशन। हमें बेकर स्ट्रीट से वहां पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर इंस्पेक्टर सिम्स ने हैरानी से उनका स्वागत किया। ये तो बहुत जल्दी काम हो गया मिस्टर पॉयरो। मैंने आपसे फोन पर केवल 1 घंटे पहले बात की थी। मुझे आपसे एक निवेदन करना है। मुझे उस लड़की कैटरीना से मिलने की अनुमति दीजिए। उसका पूरा नाम क्या है? कैटरीना रीगर। खैर, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति होगी। लड़की कैटरीना पहले से भी अधिक पीली और उदास लग रही थी। पॉयरो ने उससे बहुत ही नरमी से बात की। मैडमोजेल, मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास करें कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सच बताएं। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठी। मैंने सच बताया है, सबको सच बताया है। अगर बूढ़ी औरत को जहर दिया गया था तो वह मैंने नहीं दिया। ये सब एक गलती है। आप मुझे पैसे मिलने से रोकना चाहते हैं। उसकी आवाज खुरदुरी थी। पॉयरो ने सोचा, वह एक कोने में फंसे चूहे की तरह लग रही थी। क्या कोई और इसे संभाल रहा था? मैंने पहले कहा है ना? ये दवा या उस दोपहर केमिस्ट ने तैयार की थी। मैं उन्हें अपने बैग में रखकर लाई थी, सफर से ठीक पहले। मैंने डिब्बा खोला और मिस बैरोबी को एक गोली पानी के साथ दी। कोई और इसे छुआ था? नहीं, एक कोने में फंसा हुआ चूहा, लेकिन साहसी। और मिस बैरोबी ने रात के खाने में वही खाया जो हमें बताया गया है। सूप, फिश पाई, टार्ट। हाँ, एक निराशाजनक हाँ। उसकी गहरी धधकती आंखें जैसे कहीं कोई उम्मीद नहीं देख पा रही थी। पॉयरो ने उसके कंधे पर थपकी दी। हिम्मत रखो मैडमोजेल, हो सकता है कि अभी आजादी मिले। हाँ, और पैसा भी, एक आरामदायक जीवन। उसने उन्हें शक भरी नजरों से देखा। जैसे ही वह बाहर गई, सिम्स ने पॉयरो से कहा, फोन पर आपने जो कहा वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। कुछ लड़की के दोस्त के बारे में कहा था। उसका एक दोस्त है, मैं, पॉयरो ने कहा, और इंस्पेक्टर के कुछ कहने से पहले ही पुलिस स्टेशन से बाहर चले गए। ग्रीन कैट टी रूम्स में मिस लेमन ने अपने बॉस को इंतजार नहीं कराया। उन्होंने सीधे मुद्दे पर बात की। उस आदमी का नाम रूड्स है, हाई स्ट्रीट में, और आप बिल्कुल सही थे। 1 दर्जन और आधा ठीक। मैंने उसकी बात लिख ली है। उन्होंने पॉयरो को एक पर्ची थमाई। आर, ये एक गहरी मखमली आवाज थी, जैसे किसी बिल्ली की गुनगुनाहट। हरक्यूल पॉयरो रोजबैंक पहुंचे। जैसे ही वह सामने के बगीचे में खड़े हुए, सूरज उनके पीछे डूब रहा था। मेरी डेला फोंटेन बाहर आई। मिस्टर पॉयरो, उसकी आवाज में आश्चर्य था। आप वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया, उन्होंने रुककर कहा। जब मैं पहली बार यहाँ आया मैडम, एक बच्चों की नर्सरी कविता मेरे दिमाग में आई। मिस्ट्रेस मेरी कितनी विचित्र, तुम्हारा बगीचा कैसे बढ़ता है, कॉकल शेल्स और सिल्वर बेल्स के साथ, और सुंदर नौकरानियां एक पंक्ति में। लेकिन ये कॉकल शेल्स नहीं है ना मैडम? ये तो सिप के खोल है। उन्होंने अपनी उंगली से इशारा किया। उन्होंने उसकी सांस रुकने की आवाज सुनी और फिर वह पूरी तरह स्थिर हो गई। उसकी आंखें एक सवाल पूछ रही थी। उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे सब पता है मैडम। नौकरानी ने उस रात का खाना तैयार रखा था। वह ये बताएगी भी और कैटरीना भी कि आपने केवल वही खाया। लेकिन केवल आप और आपके पति जानते हैं कि आपने दर्जन और आधा सिप वापस लाए थे, आंटी के लिए एक छोटा सा तोहफा।
सिप में स्ट्रिक्निन मिलाना कितना आसान है। इसे निगल लिया जाता है, बस ऐसे ही, लेकिन खोल बच जाता है। उन्हें बाल्टी में नहीं फेंका जा सकता। नौकरानी उन्हें देख लेती और तभी आपने उन्हें फूलों की क्यारी के किनारे सजाने का सोचा, लेकिन खोल पर्याप्त नहीं थे। किनारा अधूरा है, इसका प्रभाव अच्छा नहीं है। ये इस सुंदर बगीचे की समरूपता को खराब करता है। उन कुछ सीप के खोलों ने ही मेरी पहली यात्रा में ही मुझे खटक दिया, मेरी डेला फोंटेन ने कहा। मुझे लगता है आपने पत्र से अनुमान लगाया होगा। मुझे पता था कि उन्होंने लिखा है, लेकिन ये नहीं पता था कि उन्होंने कितना लिखा है। पॉयरो ने टालते हुए कहा, कम से कम मैडम, मुझे ये पता था कि ये एक पारिवारिक मामला है। अगर ये कैटरीना का मामला होता तो इसे छुपाने का कोई मतलब नहीं था। मुझे समझ में आया कि आप या आपके पति ने मिस बैरोबी की संपत्तियों का अपने लाभ के लिए उपयोग किया और उन्होंने इसे जान लिया। मेरी डेला फोंटेन ने सिर हिलाया। हमने ये सालों से किया, थोड़ा थोड़ा। मुझे कभी नहीं लगा कि वह इतनी तेज है कि पता लगा लेगी। और फिर मैंने सुना कि उन्होंने एक जासूस को बुलाया है और मुझे ये भी पता चला कि वह अपना पैसा कैटरीना को छोड़ने वाली थी, उस दयनीय छोटी लड़की को। और इसीलिए स्ट्रिक्निन कैटरीना के कमरे में रखी गई। मैं समझ गया। आपने खुद को और अपने पति को मेरे द्वारा खोजे जाने से बचाया और एक मासूम बच्ची पर हत्या का आरोप मढ़ दिया। क्या आपके पास कोई दया नहीं है मैडम? मेरी डेला फोंटेन ने कंधे उचका दिए। उनकी नीली फॉरगेट मी नॉट जैसी आंखें पॉयरो की ओर देख रही थी। उन्हें याद आया कि पहली बार जब वह आए थे, तब उनके अभिनय की परिपूर्णता और उनके पति की घबराई हुई कोशिशें। एक औरत से ऊपर की महिला, लेकिन अमानवीय। उसने कहा, दयालुता उस दयनीय चालाक छोटे चूहे के लिए। उसकी अवमानना स्पष्ट थी। हरक्यूल पॉयरो ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैडम, आपने अपने जीवन में केवल दो चीजों की परवाह की है। एक है आपका पति, उन्होंने उसके होठ कांपते देखे, और दूसरा आपका बगीचा। उन्होंने चारों ओर देखा। उनकी निगाहें जैसे फूलों से माफी मांग रही थी, उस काम के लिए जो उन्होंने किया था और जो वह करने वाले थे।